नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज एक बेहद ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन लेकर के हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा और इस चीज़ को फील्ड में भी अप्लाई करके चेक करते रहिएगा, क्योंकि यह आपकी जान बचाने के लिए है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं समझना कि किस तरह से हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन समझ के हम फील्ड में अपनी जान को बचा सकते हैं। हर साल 71 या उससे भी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस होता है और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट शटडाउन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं। दोस्तों, इनमें से अधिकतर का कारण फायर होता है। दोस्तों, 47% एक्सीडेंट जो होते हैं वो कार्य करने के दौरान होते हैं और इनको रोका जा सकता है। जिन चीजों की वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 71% कॉज ह्यूमन एरर है, यानी किसी आदमी की गलती की वजह से ही यह होता है। 11% किसी भी प्लांट के इक्विपमेंट का फेलियर हो सकता है, या 18% में कहीं पर भी आपको इग्निशन सोर्स मिल जाता है जहां पर भी हैजार्डस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि कहां पर इस तरह के एक्सीडेंट अब तक हुए हैं। पिछले कई सालों में हैजार्डस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें फायर इंसिडेंट एट एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी, हाउस्टन यूनाइटेड स्टेट्स की एएफपी रिफाइनरी, और साथ ही साथ में एक्सप्लोजन एंड फायर एट टेक्सास केमिकल प्लांट, और अपने यहाँ आईपीसीएल में एमजीसीसी का एक्सीडेंट। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो चुका है। दोस्तों, ये उनमें से 4 एग्जाम्पल हैं, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपने सुने होंगे और जिसमें आपके कई अपनों ने अपनी जान गंवाई होगी या उनके अंग खराब हुए होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एरिया में काम करने के लिए जा रहे हैं तो इस फायर ट्रायंगल को बहुत ध्यान से समझिए। वहां पर ऑक्सीजन होगी, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस एरिया में फ्लेमेबल मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें बन रही हैं उसमें से बहुत सारी गैसेस या मटेरियल जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, यानी वह ज्वलनशील होते हैं। बस इनको जलने से बचाने के लिए हमें हमेशा सोर्स ऑफ इग्निशन या चिंगारी को इनसे दूर रखना होता है। इसलिए जब भी आप किसी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल या किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं जहां इस तरह के केमिकल्स होते हैं, वहां सिगरेट और बीड़ी, इस तरह की चीजों का, और साथ ही साथ मैच बॉक्स, इन सब का यूज करना प्रोहिबिटेड होता है, यानी आप वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते, ऐसा पहले से डिक्लेयर किया जाता है और सभी लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, कभी भी अगर ऑक्सीजन, फ्लेमेबल मटेरियल और सोर्स ऑफ इग्निशन आपस में मिल जाते हैं या उस समय एक साथ मौजूद होते हैं तो यह फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है और वहां धमाका होता है। दोस्तों, इस तरह के धमाकों से बचने के लिए हमको एरिया क्लासिफिकेशन जानना बेहद जरूरी है, जिसमें कुछ जोन्स होंगे, कुछ डिविजन्स होंगे, और इस एरिया क्लासिफिकेशन को समझने के लिए किस तरह की मार्किंग की जाती है वह भी हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरिया क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है या ये एरिया क्लासिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों, एक नोशनल डिवीजन ऑफ वर्क प्लेस, यानी किसी भी प्लांट में जहां पर भी कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं वहां पर गैस के होने की, कितने समय तक रहने की प्रोबेबिलिटी है, या हो सकता है कि वहां गैस कितने समय तक प्रेजेंट रहती हो, इस बात को जानकारी में लेते हुए उस एरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें सेफ एरिया डिक्लेयर किया जाता है, जहां पर गैसेस के होने का या उनके प्रेजेंस का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर वह गैस साल भर में कुछ घंटे या 100 से ज्यादा घंटे या 1000 से ज्यादा घंटे रह सकती है, तो उसके लिए वहां पर एरिया क्लासिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों, इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम में से जब भी कोई आदमी कहीं पर काम करने के लिए जाने वाला है और हमें वहां के एरिया क्लासिफिकेशन की नॉलेज होगी, तो हम उसके जो हैजार्ड्स हैं, यानी जो उसके खतरे हैं, उसको उतनी ही अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो हैजार्डस एरिया में दो डेफिनेशन बनती हैं, एक होती है हैजार्डस एरिया और दूसरी होती है नॉन हैजार्डस एरिया। दोस्तों, पेट्रोलियम रूल्स 1976 और आईएस 5572 में इसको क्लियरली बताया गया है। हैजार्डस एरिया जहां पे एक्सप्लोजिव गैस का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है या हो सकता है, और कितनी कंडीशंस में, कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि वहां पर किस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने चाहिए।
और नॉन हेजार्डस एरिया जहां पर एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, इसको भी IS 5572 में दिया गया है। दोस्तों, पुराने जमाने में कोल माइनिंग, ये जिसके बारे में आप जानते हैं, उसमें मीथेन गैस की प्रेजेंस होने के चांसेस रहते थे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका था कि वहां पर वो लोग लालटेन लेकर के जाते थे, जिसे डेविस सेफ्टी लैंप बोलते थे, वह उसको लेकर के जाया करते थे। तो दोस्तों, उस समय पर गैस डिटेक्टर्स नहीं होते थे, लेकिन डेविस सेफ्टी लैंप, जिसमें कि लौ जल रही होती थी, अगर उसको लेकर के वह माइन में जाते थे और अगर माइन में जाते ही वह लैंप बुझ जाता था, तो इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है और अंदर कोई गैस हो सकती है जो जनरली मीथेन गैस होती थी। और इसके अलावा अगर वह और जोर से जलने लगे या उसका कलर चेंज हो जाए तो उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप की गैस है, ऐसा वो लोग मान लेते थे और तुरंत बाहर आ जाते थे। तो इस तरह से पुराने जमाने में डेविस सेफ्टी लैंप को यूज करके वो लोग उसका पता लगाते थे। दोस्तों, इसके अलावा कैनरीज, जो कि एक बर्ड होती है जिसकी फोटो आप इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इनको भी लेकर के जाया जाता था। और कैनरीज जो होती हैं, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह हमेशा गाना गाती रहती हैं या सिंगिंग करती रहती हैं। लेकिन जब भी कोल गैस का लेवल बहुत हाई हो जाता था तो ये कैनरीज गाना गाना बंद कर देती थी, और अगर उनको वो गैस बहुत ज़्यादा लग जाती थी या जो पॉइजनस गैस माइंस में प्रेजेंट होती थी उसकी वजह से वह अपना जो फीट है वो उल्टा करके लेट जाती थी, तो इससे पता चल जाता था कि अंदर में गैस है। ये बेहद ही क्रूड तरीके थे ये जानने के कि अंदर में गैस है कि नहीं। लेकिन फिर बहुत सारे गैस डिटेक्टर्स जो थे वो इन्वेंट किए गए और उसके बाद में गैस डिटेक्टर्स का यूज किया जाने लगा गैस की प्रेजेंस को पता करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं एरिया क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को। दोस्तों, सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि वहां पर उस एरिया में किस तरह का मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, चाहे वह पाइपलाइन में हो, ड्रम में हो या किसी बड़े सिलेंडर में या स्फीयर में स्टोर किया गया हो। तो अगर वो हम जान सकते हैं तो उसके बाद में हमको पता करना चाहिए कि उसका ग्रेड ऑफ रिलीज, यानी वह कितना रिलीज होने वाला है, और साथ ही साथ में वहां पर वेंटिलेशन के लिए क्या मौजूद है। अगर वहां वेंटिलेशन नहीं है तो वो जो गैस होगी वो एक ही जगह इकट्ठा होती रहेगी और वो एक्सप्लोजन का कारण बन सकती है। तो हमको ये तीनों चीजों के बारे में पता करना चाहिए। तो दोस्तों, यह जानने के बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि जोनिंग करने की क्या जरूरत है, पूरे एरिया को ही हैजार्डस एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ये पता करते हैं कि वहां लीक होने के कितने चांसेस हैं और उसके बाद वहां पर वो जो गैस है या इग्निशन का जो सोर्स है वह प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीजें जानने के बाद में हम उसके जोन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हैजार्डस प्रॉपर्टीज जो है उस हाइड्रोकार्बन की या उस केमिकल की या उस एरिया में जो गैस है उसकी, ये जानने के बाद भी हम जोनिंग को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में सेफ सिलेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी वहां पर कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना चाहिए और उसको कितने अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, यह तीनों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम उसके जोन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए, अब समय आ गया है हम जानते हैं कि जोन कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो हैजार्डस एरिया जो है इसके अंदर में दो फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, यानी वह कितनी बार हो सकता है। दूसरा कि जो भी चीज आने वाली है उसका ड्यूरेशन एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर के रूप में कब तक रहने वाला है, यानी वह कितनी बार होगी और अगर होगी तो वह कितने समय के लिए होगी। जब हम ये दोनों चीजों को जान लेते हैं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वह जोन कौन से टाइप का होगा। यह जानने के बाद में अब हमारा समय आ गया है यह जानने का कि IS स्टैंडर्ड यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने जोन होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है जोन जीरो। जोन जीरो वो जगह होती है जहां पर 1000 या उससे ज्यादा घंटे के लिए इस तरह का हैजार्डस गैस जो है या फ्लेमेबल गैस हमेशा प्रेजेंट रहता है, 1000 या उससे ज्यादा घंटे के लिए एक साल में। उसके अलावा इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इंट्रिंसिकली सेफ होने चाहिए, यानी उनके ऊपर में EXI सिंबल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये जो जोन होता है इसमें डस्ट के लिए जोन 20 क्लासिफाई होता है। जोन में हमारे यहाँ अभी तक जो हमने पढ़ा वो हाइड्रोकार्बन के लिए है, लेकिन अगर इसी को डस्ट के लिए देखना है तो वो जोन होगा जोन 20। तो जोन जीरो जो होता है ये कहां कहां हो सकता है, ये जो वेपर स्पेस होती है क्लोज्ड प्रोसेस वेसल में, यानी जो भी हमारे वेसल्स हैं उसके जो टॉप में होती है वहां पर ये वेपर हो सकता है और हमेशा वो रहता है। इसके अलावा स्टोरेज टैंक के अंदर, उसके अलावा क्लोज्ड कंटेनर्स में, या फिर
ऐसे एरियाज जहां पर वोलाटाइल यानी जिसमें से हमेशा वेपर बनता रहता है और फ्लेमेबल लिक्विड वाला जो एरिया होता है, इसमें हमेशा इस तरह का जो जोन जीरो है वो बना ही रहेगा। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जोन जीरो वो जगह होती है जहां 1000 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए हाइड्रोकार्बन या एक्सप्लोजिव मटेरियल या इस तरह का जो आग लगने वाला मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है साल में 1000 घंटे या उससे ज्यादा के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है जोन वन। जोन वन वो जगह है जहां पर फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो 10 घंटे से लेकर के 1000 घंटे तक वहां हर साल रह सकता है या होता ही है। तो अगर ऐसी कंडीशंस बन रही हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वहां पर जोन वन के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जोन वन के हिसाब से कार्य करने के लिए हमारा जो इक्विपमेंट है वो फ्लेम प्रूफ या एक्सप्लोजन प्रूफ हो सकता है। जैसे उसमें हमने EXI समझा था, इसमें होता है EXD या EXP। ये दो टाइप के इक्विपमेंट हम इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर कोई इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं जो कार्य करने के लिए हमको वहां पे जरूरत पड़ेगी, तो हमको EXD या EXP वाले इक्विपमेंट ही लेके जाने चाहिए। दोस्तों जैसा उसमें हमने डस्ट के लिए 20 देखा था, इसमें होता है जोन 21 या 21। तो दोस्तों ये होता है जोन डिवीजन 1। कहां कहां पर ये हो सकता है, जैसे जोन हमेशा जो है फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रह सकता है। क्यों रहेगा वहां पर, क्योंकि अगर वहां पर मेंटेनेंस, रिपेयर या लीक है तो वहां पर रह सकता है। इसके अलावा ऐसे पाइपिंग सिस्टम जिसमें वॉल, मीटर या फ्लैंज फिटिंग्स इस तरह की चीजें लगी हुई हैं बट वहां पर एडिक्वेटली वेंटिलेशन नहीं दिया हुआ है, वहां पर भी हो सकता है। और ऐसे एरिया जो हमारे ग्रेड लेवल यानी जमीन से नीचे या अंडरग्राउंड लेवल में बनाए गए हैं, वहां पर भी ये हो सकता है। तो दोस्तों ये डिवीजन 1 या जोन 1 के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं ये उसके लिए है। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी फिटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अगल बगल में सीलिंग की होती है, जो फ्लोटिंग रूफ टैंक में लगी होती है। इसके अलावा जो पंप रूम्स होते हैं वहां पर भी इस तरह की गैसेस प्रेजेंट रहती है, या ऑयली सीवर जो होते हैं हमारे जो कैच बेसिन्स होते हैं उनमें हो सकता है, या लोडिंग अनलोडिंग गैंट्रीज वाली जगह है वहां पर इस तरह की चीजें हम लोग को जोन 1 के फॉर्म में दिखाई दे सकती हैं। तो इस जगहों पे काम करने के लिए हमेशा जो भी इक्विपमेंट आप लेकर के जा रहे हैं वह EXD या EXP टाइप का होना चाहिए। तो आपने जो अभी तक समझे वह जोन 0 और जोन 1 था। यह है लास्ट जोन, जोन 2। तो ऐसा एरिया जहां पर 10 घंटे से भी कम समय के लिए पूरे साल में गैस होने की चांसेस रहते हैं, वो कहलाते हैं जोन 2। दोस्तों जोन 2 में EXD, EXP, EXE या EXN ये 4 तरह के इक्विपमेंट यूज किए जा सकते हैं। यहां पर जब भी आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह के इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों पाउडर और डस्ट में जैसे पहले था जोन 20, 21, अभी यहां पर है जोन 22। वहां पर हम लोग जोन 22 डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा जब भी हम जोन 2 में काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है वो कहां पर मिल सकता है हमको, ट्रेंचेस में, पाइप्स में, डक्ट्स में, या नियर बाई जो जोन 1 का जो नियर बाई एरिया है वहां पर भी मिल सकता है। इसके अलावा कुछ प्रेशराइज्ड रूम हो सकते हैं जहां पर फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं। ऐसी जगहों पे हमें जोन 2 मिलेगा। दोस्तों चलिए अब देखते हैं सेफ एरियाज। सेफ एरियाज वो होते हैं जहां पर कुछ पाइपलाइंस में बॉल, फिटिंग, फ्लैंजेस वगैरह ये सब नहीं होते हैं। इसके अलावा जहां पर फ्लेमेबल लिक्विड और वेपर जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अच्छे कंटेनर्स में। और साथ ही साथ में ऐसे एरियाज जहां पर परमानेंट इग्निशन सोर्सेज प्रेजेंट हैं, जिस तरह से ऐसी जगहें होती हैं जहां पर इसको स्पेशली जलाने के लिए ही बनाया जाता है, जैसे फ्लेयर के पिट्स हैं, टिप्स हैं, फर्नेस है, बॉयलर है, ओपन फ्लेम्स, हॉट सरफेस एरियाज हैं, तो वहां को हम लोग सेफ एरिया डिक्लेयर करते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद चलिए अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पेट्रोल स्टेशन है, ये एक हैजार्डस एरिया है। यहां पर जब कार में पेट्रोल भरा जा रहा है तब वहां पर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है। कार की टंकी के अंदर वहां पर जोन 0 है क्योंकि वहां पर वो हमेशा रहेगा। उसकी टंकी के जस्ट थोड़ा सा बाहर वहां पर जोन 1 रहेगा, और अगर वहां पर भी हम इग्निशन सोर्स लेकर के जाते हैं तो वो जरूर जलेगा। उसके अलावा उसके नियर बाई एरिया में जो थोड़ा थोड़ा आपको येलोइश टाइप का दिख रहा है वहां पर, या उसके टायर के पास में जोन 2 रहेगा, यानी वहां पर भी रहेगा बट बहुत कम समय के लिए रहेगा जब तक वह ढक्कन खुला रहेगा। उसके अलावा वहां पर नहीं रहेगा। इसी तरह से ये जो टैंकर आप देख रहे हैं जिससे फ्यूल स्टोरेज टैंक के अंदर भरा जा रहा है, उसमें भी जोन 0 रहेगा टैंक के अंदर, और जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके ढक्कन के आसपास में रहेगा जोन 1, और उससे भी दूर अगर हो जाता है तो आ जाएगा जोन 2। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जोन 0
हमेशा जो है वो टंकी के अंदर रहेगा, जोन 1 उससे थोड़ा सा बाहर और जोन 2 काफी बाहर। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। एरिया क्लासिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के थ्रू अगर किसी भी जगह पर 1000 या उससे ज्यादा घंटे के लिए गैस प्रेजेंट रहती है पूरे साल, तो उसे रेड से दिखाया गया है और उसका रिस्क बहुत हाई रखा गया है, और ये डिवीजन 1 में आता है, डिवीजन 1 जोन 0। इसके अलावा एक चीज होती है जो है जोन 1 और डिवीजन 1। जोन 1 कौन सा हुआ? जो 10 घंटे पर ईयर से लेकर के 1000 घंटे पर ईयर से थोड़ा कम, ये आता है जोन 1 और डिवीजन 1। तो ये दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जोन 0 है वो डिवीजन 1 में आता है, जो जोन 1 है उसमें डिवीजन 1 आता है हमेशा। इसके अलावा जो जोन 2 है हमारा, वो है डिवीजन 2, क्योंकि इसमें 10 घंटे से कम और 1 घंटे से ज्यादा पूरे साल में गैसेस रह सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी वाले हैं उनको क्लासिफाई नहीं किया गया। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है कि एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है, जोन्स क्या होते हैं, डिवीजन क्या होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए जो इस समय पर किसी भी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, गैस स्टेशन या ऐसे किसी भी केमिकल एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन लेकर के हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा और इस चीज को फील्ड में भी अप्लाई करके चेक करते रहिएगा, क्योंकि यह आपकी जान बचाने के लिए है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं समझना कि किस तरह से हैजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन समझ के हम फील्ड में अपनी जान को बचा सकते हैं। हर साल 71 या उससे भी ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और इसमें 5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस होता है और बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे प्लांट शटडाउन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हजारों लोगों की नौकरियां भी चली जाती हैं। दोस्तों, इनमें से अधिकतर का कारण फायर होता है। दोस्तों, 47% एक्सीडेंट जो होते हैं वो कार्य करने के दौरान होते हैं और इनको रोका जा सकता है। जिन चीजों की वजह से यह एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें 71% कॉज ह्यूमन एरर है, यानी किसी आदमी की गलती की वजह से ही यह होता है। 11% किसी भी प्लांट के इक्विपमेंट का फेलियर हो सकता है, या 18% में कहीं पर भी आपको इग्निशन सोर्स मिल जाता है जहां पर भी हैजार्डस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि कहां पर इस तरह के एक्सीडेंट अब तक हुए हैं। पिछले कई सालों में हैजार्डस एरिया में बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें फायर इंसिडेंट एट एचपीसीएल विशाख रिफाइनरी, हाउस्टन यूनाइटेड स्टेट्स की एएफपी रिफाइनरी, और साथ ही साथ में एक्सप्लोजन एंड फायर एट टेक्सास केमिकल प्लांट, और अपने यहाँ आईपीसीएल में एमजीसीसी का एक्सीडेंट। इसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों करोड़ों रुपए का लॉस हो चुका है। दोस्तों, ये उनमें से 4 एग्जाम्पल हैं, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो आपने सुने होंगे और जिसमें आपके कई अपनों ने अपनी जान गंवाई होगी या उनके अंग खराब हुए होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एरिया में काम करने के लिए जा रहे हैं तो इस फायर ट्रायंगल को बहुत ध्यान से समझिए। वहां पर ऑक्सीजन होगी, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उस एरिया में फ्लेमेबल मटेरियल भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें बन रही हैं उसमें से बहुत सारी गैसेस या मटेरियल जो होते हैं वो फ्लेमेबल होते हैं, यानी वह ज्वलनशील होते हैं। बस इनको जलने से बचाने के लिए हमें हमेशा सोर्स ऑफ इग्निशन या चिंगारी को इनसे दूर रखना होता है। इसलिए जब भी आप किसी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल या किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाते हैं जहां इस तरह के केमिकल्स होते हैं, वहां सिगरेट और बीड़ी, इस तरह की चीजों का, और साथ ही साथ मैच बॉक्स, इन सब का यूज करना प्रोहिबिटेड होता है, यानी आप वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते, ऐसा पहले से डिक्लेयर किया जाता है और सभी लोगों को उसके बारे में ट्रेनिंग भी दी जाती है। दोस्तों, कभी भी अगर ऑक्सीजन, फ्लेमेबल मटेरियल और सोर्स ऑफ इग्निशन आपस में मिल जाते हैं या उस समय एक साथ मौजूद होते हैं, तो यह फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है और वहां धमाका होता है। दोस्तों, इस तरह के धमाकों से बचने के लिए हमको एरिया क्लासिफिकेशन जानना बेहद जरूरी है, जिसमें कुछ जोन्स होंगे, कुछ डिविजन्स होंगे, और इस एरिया क्लासिफिकेशन को समझने के लिए किस तरह की मार्किंग की जाती है वह भी हम आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एरिया क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है या ये एरिया क्लासिफिकेशन क्या है। तो दोस्तों एक नोशनल डिवीजन ऑफ वर्कप्लेस यानी किसी भी प्लांट में जहां पर भी कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं वहां पर गैस के होने की कितने समय तक रहने की प्रोबेबिलिटी है या हो सकता है कि वहां गैस कितने समय तक प्रेजेंट रहती हो, इस बात को जानकारी में लेते हुए उस एरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिन्हें सेफ एरिया डिक्लेयर किया जाता है जहां पर गैसेस के होने का या उनके प्रेजेंस का बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर वह गैस साल भर में कुछ घंटे या 100 से ज्यादा घंटे या 1000 से ज्यादा घंटे रह सकती है, तो उसके लिए वहां पर एरिया क्लासिफिकेशन किया जाता है। दोस्तों इसकी जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम में से जब भी कोई आदमी कहीं पर काम करने के लिए जाने वाला है और हमें वहां के एरिया क्लासिफिकेशन की नॉलेज होगी तो हम उसके जो हैजार्ड्स हैं यानी जो उसके खतरे हैं उसको उतनी ही अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए इनकी जरूरत पड़ती है। तो हैजार्डस एरिया में दो डेफिनेशन बनती हैं, एक होती है हैजार्डस एरिया और दूसरी होती है नॉन हैजार्डस एरिया। दोस्तों पेट्रोलियम रूल्स 1976 और IS 5572 में इसको क्लियरली बताया गया है। हैजार्डस एरिया जहां पे एक्सप्लोजिव गैस का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है या हो सकता है और कितनी कंडीशंस में कितनी क्वांटिटी में वो प्रेजेंट होता है इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ वह यह भी बताता है कि वहां पर किस तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करने चाहिए। और नॉन हैजार्डस एरिया जहां पर एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, इसको भी IS 5572 में दिया गया है। दोस्तों पुराने जमाने में कोल माइनिंग, ये जिसके बारे में आप जानते हैं, उसमें मीथेन गैस की प्रेजेंस होने के चांसेस रहते थे। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका था कि वहां पर वो लोग लालटेन लेकर के जाते थे जिसे डेवी सेफ्टी लैंप बोलते थे, वह उसको लेकर के जाया करते थे। तो दोस्तों उस समय पर गैस डिटेक्टर्स नहीं होते थे, लेकिन डेवी सेफ्टी लैंप जिसमें कि लौ जल रही होती थी, अगर उसको लेकर के वह माइन में जाते थे और अगर माइन में जाते ही वह लैंप बुझ जाता था तो इसका मतलब है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है और अंदर कोई गैस हो सकती है जो जनरली मीथेन गैस होती थी। और इसके अलावा अगर वह और जोर से जलने लगे या उसका कलर चेंज हो जाए तो उसके अंदर कोई डिफरेंट टाइप की गैस है, ऐसा वो लोग मान लेते थे और तुरंत बाहर आ जाते थे। तो इस तरह से पुराने जमाने में डेवी सेफ्टी लैंप को यूज करके वो लोग उसका पता लगाते थे। दोस्तों इसके अलावा कैनरीज जो कि एक बर्ड होती है जिसकी फोटो आप इस समय देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इनको भी लेकर के जाया जाता था। और कैनरीज जो होती हैं इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह हमेशा गाना गाती रहती हैं या सिंगिंग करती रहती हैं। लेकिन जब भी कोल गैस का लेवल बहुत हाई हो जाता था तो ये कैनरीज गाना गाना बंद कर देती थी और अगर उनको वो गैस बहुत ज्यादा लग जाती थी या जो पॉइजनस गैस माइंस में प्रेजेंट होती थी उसकी वजह से वह अपना जो फीट है वो उल्टा करके लेट जाती थी, तो इससे पता चल जाता था कि अंदर में गैस है। ये बेहद ही क्रूड तरीके थे ये जानने के कि अंदर में गैस है कि नहीं। लेकिन फिर बहुत सारे गैस डिटेक्टर्स जो थे वह इन्वेंट किए गए और उसके बाद में गैस डिटेक्टर्स का यूज किया जाने लगा गैस की प्रेजेंस को पता करने के लिए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं एरिया क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया को। दोस्तों सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि वहां पर उस एरिया में किस तरह का मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है, चाहे वह पाइपलाइन में हो, ड्रम में हो या किसी बड़े सिलेंडर में या स्फीयर में स्टोर किया गया हो। तो अगर वो हम जान सकते हैं तो उसके बाद में हमको पता करना चाहिए कि उसका ग्रेड ऑफ रिलीज यानी वह कितना रिलीज होने वाला है और साथ ही साथ में वहां पर वेंटिलेशन के लिए क्या मौजूद है। अगर वहां वेंटिलेशन नहीं है तो वो जो गैस होगी वो एक ही जगह इकट्ठा होती रहेगी और वो एक्सप्लोजन का कारण बन सकती है। तो हमको ये तीनों चीजों के बारे में पता करना चाहिए। तो दोस्तों यह जानने के बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि जोनिंग करने की क्या जरूरत है, पूरे एरिया को ही हैजार्डस एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर हम ये पता करते हैं कि वहां लीक होने के कितने चांसेस हैं और उसके बाद वहां पर वो जो गैस है या इग्निशन का जो सोर्स है वह प्रेजेंट है कि नहीं है, ये चीजें जानने के बाद में हम उसके जोन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हैजार्डस प्रॉपर्टीज जो है उस हाइड्रोकार्बन की या उस केमिकल की या उस एरिया में जो गैस है उसकी, ये जानने के बाद भी हम जोनिंग को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ में सेफ सिलेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी वहां पर कौन सा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना चाहिए और उसको कितने अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है, यह तीनों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम उसके जोन को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब समय आ गया है हम जानते हैं कि जोन कौन कौन से होते हैं और इनको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो हैजार्डस एरिया जो है इसके अंदर में दो फैक्टर होते हैं। सबसे पहला है
फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस यानी वह कितनी बार हो सकता है। दूसरा कि जो भी चीज आने वाली है उसका ड्यूरेशन एक्सप्लोजिव गैस एटमॉस्फेयर के रूप में कब तक रहने वाला है, यानी वह कितनी बार होगी और अगर होगी तो वह कितने समय के लिए होगी। जब हम ये दोनों चीजों को जान लेते हैं तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वह जोन कौन से टाइप का होगा। यह जानने के बाद में अब हमारा समय आ गया है यह जानने का कि आईएस स्टैंडर्ड यानी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितने जोन होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है जोन जीरो। जोन जीरो वो जगह होती है जहां पर 1000 या उससे ज्यादा घंटे के लिए इस तरह का हैजार्डस गैस जो है या फ्लेमेबल गैस हमेशा प्रेजेंट रहता है, 1000 या उससे ज्यादा घंटे के लिए एक साल में। उसके अलावा इसमें जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो इंट्रिंसिकली सेफ होने चाहिए, यानी उनके ऊपर में EXI सिंबल होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये जो जोन होता है इसमें डस्ट के लिए जोन 20 क्लासिफाई होता है। जोन में हमारे यहाँ अभी तक जो हमने पढ़ा वो हाइड्रोकार्बन के लिए है, लेकिन अगर इसी को डस्ट के लिए देखना है तो वो जोन होगा जोन 20। तो जोन 0 जो होता है ये कहां कहां हो सकता है? ये जो वेपर स्पेस होती है क्लोज्ड प्रोसेस वेसल में, यानी जो भी हमारे वेसल्स हैं उसके जो टॉप में होती है वहां पर ये वेपर हो सकता है और हमेशा वो रहता है। इसके अलावा स्टोरेज टैंक के अंदर, उसके अलावा क्लोज्ड कंटेनर्स में, या फिर ऐसे एरियाज जहां पर वोलाटाइल यानी जिसमें से हमेशा वेपर बनता रहता है और फ्लेमेबल लिक्विड वाला जो एरिया होता है इसमें हमेशा इस तरह का जो जोन 0 है वो बना ही रहेगा। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जोन 0 वो जगह होती है जहां 1000 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए हाइड्रोकार्बन या एक्सप्लोजिव मटेरियल या इस तरह का जो आग लगने वाला मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है साल में 1000 घंटे या उससे ज्यादा के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है जोन 1। जोन 1 वो जगह है जहां पर फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है वो 10 घंटे से लेकर के 1000 घंटे तक वहां हर साल रह सकता है या होता ही है। तो अगर ऐसी कंडीशंस बन रही हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वहां पर जोन 1 के हिसाब से कार्य करना चाहिए। जोन 1 के हिसाब से कार्य करने के लिए हमारा जो इक्विपमेंट है वो फ्लेम प्रूफ या एक्सप्लोजन प्रूफ हो सकता है। जैसे उसमें हमने EXI समझा था, इसमें होता है EXD या EXP। ये दो टाइप के इक्विपमेंट हम इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। जब भी हम यहाँ पर कोई इक्विपमेंट लेके जा रहे हैं जो कार्य करने के लिए हमको वहां पे जरूरत पड़ेगी तो हमको EXD या EXP वाले इक्विपमेंट ही लेके जाने चाहिए। दोस्तों जैसा उसमें हमने डस्ट के लिए 20 देखा था, इसमें होता है जोन 21 या 21। तो दोस्तों ये होता है जोन डिवीजन 1। कहां कहां पर ये हो सकता है? जैसे जोन हमेशा जो है फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रह सकता है। क्यों रहेगा वहां पर? क्योंकि अगर वहां पर मेंटेनेंस, रिपेयर या लीक है तो वहां पर रह सकता है। इसके अलावा ऐसे पाइपिंग सिस्टम जिसमें वॉल, मीटर या फ्लैंज फिटिंग्स इस तरह की चीजें लगी हुई हैं बट वहां पर एडिक्वेटली वेंटिलेशन नहीं दिया हुआ है, वहां पर भी हो सकता है। और ऐसे एरिया जो हमारे ग्रेड लेवल यानी जमीन से नीचे या अंडरग्राउंड लेवल में बनाए गए हैं वहां पर भी ये हो सकता है। तो दोस्तों ये डिवीजन 1 या जोन 1 के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं ये उसके लिए है। और इसके अलावा हमारी बहुत सारी फिटिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अगल बगल में सीलिंग की होती है, जो फ्लोटिंग रूफ टैंक में लगी होती है। इसके अलावा जो पंप रूम्स होते हैं वहां पर भी इस तरह की गैसेस प्रेजेंट रहती है, या ऑयली सीवर जो होते हैं हमारे जो कैच बेसिन्स होते हैं उनमें हो सकता है, या लोडिंग अनलोडिंग गैंट्रीज वाली जगह है वहां पर इस तरह की चीजें हम लोग को जोन 1 के फॉर्म में दिखाई दे सकती हैं। तो इस जगहों पे काम करने के लिए हमेशा जो भी इक्विपमेंट आप लेकर के जा रहे हैं वह EXD या EXP टाइप का होना चाहिए। तो आपने जो अभी तक समझे वह जोन 0 और जोन 1 था। यह है लास्ट जोन, जोन 2। तो ऐसा एरिया जहां पर 10 घंटे से भी कम समय के लिए पूरे साल में गैस होने की चांसेस रहते हैं वो कहलाते हैं जोन 2। दोस्तों जोन 2 में EXD, EXP, EXE या EXN ये 4 तरह के इक्विपमेंट यूज किए जा सकते हैं। यहां पर जब भी आप कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो इस तरह के इक्विपमेंट को आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों पाउडर और डस्ट में जैसे पहले था जोन 20, 21, अभी यहां पर है जोन 22। वहां पर हम लोग जोन 22 डिक्लेयर करते हैं। इसके अलावा जब भी हम जोन 2 में काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर है वो कहां पर मिल सकता है हमको? ट्रेंचेस में, पाइप्स में, डक्ट्स में, या नियर बाई जो जोन 1 का जो नियर बाई एरिया है वहां पर भी मिल सकता है। इसके अलावा कुछ प्रेशराइज्ड रूम हो सकते हैं जहां पर फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं। ऐसी जगहों पे हमें जोन 2 मिलेगा।
दोस्तों चलिए अब देखते हैं सेफ एरियाज। सेफ एरियाज वो होते हैं जहां पर कुछ पाइपलाइंस में बॉल फिटिंग फ्लेंजेस वगैरह ये सब नहीं होते हैं। इसके अलावा जहां पर फ्लेमेबल लिक्विड और वेपर जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं अच्छे कंटेनर्स में, और साथ ही साथ में ऐसे एरियाज जहां पर परमानेंट इग्निशन सोर्सेज प्रेजेंट हैं। जिस तरह से ऐसी जगहें होती हैं जहां पर इसको स्पेशली जलाने के लिए ही बनाया जाता है, जैसे फ्लेयर के पिट्स हैं, टिप्स हैं, फर्नेस है, बॉयलर है, ओपन फ्लेम्स, हॉट सरफेस एरियाज हैं, तो वहां को हम लोग सेफ एरिया डिक्लेयर करते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद चलिए अभी हम लोग अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पेट्रोल स्टेशन है, ये एक हैजार्डस एरिया है। यहाँ पर जब कार में पेट्रोल भरा जा रहा है तब वहां पर फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है। कार की टंकी के अंदर वहां पर जोन 0 है क्योंकि वहां पर वो हमेशा रहेगा। उसकी टंकी के जस्ट थोड़ा सा बाहर वहां पर जोन 1 रहेगा, और अगर वहां पर भी हम इग्निशन सोर्स लेकर के जाते हैं तो वो जरूर जलेगा। उसके अलावा उसके नियर बाई एरिया में जो थोड़ा थोड़ा आपको येलोइश टाइप का दिख रहा है वहां पर या उसके टायर के पास में जोन 2 रहेगा, यानी वहां पर भी रहेगा बट बहुत कम समय के लिए रहेगा जब तक वह ढक्कन खुला रहेगा, उसके अलावा वहां पर नहीं रहेगा। इसी तरह से ये जो टैंकर आप देख रहे हैं जिससे फ्यूल स्टोरेज टैंक के अंदर भरा जा रहा है उसमें भी जोन 0 रहेगा टैंक के अंदर, और जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके ढक्कन के आसपास में रहेगा जोन 1, और उससे भी दूर अगर हो जाता है तो आ जाएगा जोन 2। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया है कि जोन 0 हमेशा जो है वो टंकी के अंदर रहेगा, जोन 1 उससे थोड़ा सा बाहर, और जोन 2 काफी बाहर। चलिए एक और एग्जांपल से देखते हैं एरिया क्लासिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के थ्रू। अगर किसी भी जगह पर 1000 या उससे ज्यादा घंटे के लिए गैस प्रेजेंट रहती है पूरे साल तो उसे रेड से दिखाया गया है और उसका रिस्क बहुत हाई रखा गया है, और ये डिवीजन 1 में आता है, डिवीजन 1 जोन 0। इसके अलावा एक चीज होती है जो है जोन 1 और डिवीजन 1। जोन 1 कौन सा हुआ, जो 10 घंटे पर ईयर से लेकर के 1000 घंटे पर ईयर से थोड़ा कम, ये आता है जोन 1 और डिवीजन 1। तो ये दोनों चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो जोन 0 है वो डिवीजन 1 में आता है, जो जोन 1 है उसमें डिवीजन 1 आता है हमेशा। इसके अलावा जो जोन 2 है हमारा वो है डिवीजन 2, क्योंकि इसमें 10 घंटे से कम और 1 घंटे से ज्यादा पूरे साल में गैसेस रह सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी वाले हैं उनको क्लासिफाई नहीं किया गया। तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है कि एरिया क्लासिफिकेशन क्या होता है, जोन्स क्या होते हैं, डिवीजन क्या होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए जो इस समय पर किसी भी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, गैस स्टेशन या ऐसे किसी भी केमिकल एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।